टाटा स्टील की पिछले कुछ हफ्तों की रैली देखकर अगर आपके मन में ये आ रहा है कि काश हमने इसे ले लिया होता, नीचे मिस कर गए हैं, खासकर तब जब आज ज़बरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट इसके आए हैं, तो पता नहीं कल कहाँ खुलेगा, अब तो लेने का मौका शायद ही मिले, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2027 और 28 तक के कौन से वो टारगेट एरियाज़ हैं जिसे हमें टाटा स्टील को बाय करके रखना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं जो हमें बड़ी करेक्शन के तौर पर आने वाले कुछ महीनों में दिख रहे हैं, वहाँ तक ये गिर सकता है और वहाँ से हमें बाय करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरीके से आज हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम को कवर करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए चार्ट्स पे चल के समझ लेते हैं कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप वाला ये लार्ज कैप स्टॉक क्या हमें यहाँ से करता दिखा रहा है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, आने वाले महीनों में क्या परेशानियाँ दिख रही हैं, सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी बात की जो बड़े टाइम फ्रेम है वीकली चार्ट का, उससे देखते हैं। वीकली चार्ट पे आते हैं तो ये इसकी पूरी लाइफ का चार्ट आपको नज़र आ रहा है। इसको हम अगर देखते हैं तो ओवरऑल आपको नज़र आता है एक ग्लांस देखने पर कि ये ओवरऑल लाइफ टाइम एक सिक्लिकल फॉर्म में रेंज बाउंड तरीके से रहा है। तो इसी को लेकर जो एक मिथ चला आ रहा है कि मेटल सेक्टर और स्टील सेक्टर ये सब सिक्लिकल फॉर्म में काम करते हैं, तो पहले तो आपको ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि अगर ये सच होता तो फिर ये आज भी प्राइस एक रेंज में ही काम कर रहा होता, ऊपर नीचे इस तरीके से ही कर रहा होता। स्टॉक को ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। सिक्लिकल का मतलब होता है कि एक बार चाल आई है तो प्रॉब्लम्स तो आती ही है, वो हर स्टॉक में आती है, हर सेक्टर में आती है, वो सिर्फ मेटल सेक्टर की ही कहानी नहीं है, राइट? तो इसीलिए जो कंपनी है, जो सेक्टर है, उसके जो सिक्लिकल नेचर है उसको हम स्टॉक से जो है कभी भी कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, वो ज़्यादा बेटर है। आप अगर ये कह रहे हो कि आप देख तो रहे हो कि टाटा स्टील इतने साल रेंज में रहा क्योंकि सिक्लिकल नेचर था, तो मैं आपको ये साफ बता दूं कि ऐसे तो रिलायंस 8-9 ईयर्स रेंज में रहा, तो क्या उसका वो सिक्लिकल नेचर था? ऐसे तो फार्मा सेक्टर 5-6 ईयर्स कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया 2015 से, तो क्या वो भी सिक्लिकल नेचर में था? तो कहने का मतलब यही है कि जो भी चीज़ें यहाँ हो रही हैं उसको आप कंपनी से, सेक्टर के जो साइकिल है उससे जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्टॉक अपने तरीके से काम करता है और वो स्मार्ट मनी को फॉलो करता है, और स्मार्ट मनी के जो सोचने का तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है? ऑफ कोर्स फंडामेंटल एनालिसिस काम करती है, लेकिन वो एक अपने सर्टेन सिचुएशन से उस चीज़ों को एडजस्ट करती है। वो कदम से कदम मिला के साथ नहीं चलती है कि आज अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आज अच्छा करेगा, कल को ख़राब होगा तो कल ख़राब करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो आई होप आप मेरे इस पॉइंट को समझ गए होंगे। सो चलिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को समझने के लिए क्या दिखा रहा है टाटा स्टील। आप उसके चार्ट को देखते हैं तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि 2008 से लेकर 2020-21 तक ये कहीं नहीं गया, एक बहुत ही बड़े वाइड रेंज में फंसा के रखा रहा। कोई रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को, स्टॉक ने तो नहीं दिया, राइट? और उसके बाद एक चाल हमें 2020-21 में देखने को मिली जो इस रेंज से इसको बाहर लेके आई, और एक बढ़िया चाल हमें उसके बाद काफ़ी हद तक देखने को मिली है। अभी पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर डाउ थ्योरी के बेस पे देखें तो ये अभी भी एक अच्छे प्रॉपर अप ट्रेंड में काम कर रहा है। ऐसी कोई खास प्रॉब्लम फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है, यानी लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी ये अच्छा काम कर ही रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ चार्ट भी, टेक्निकल एनालिसिस भी उस बात को अप्रिशिएट कर रही है कि टाटा स्टील यहाँ से अच्छा कर सकता है। कितना कर सकता है, कैसे कर सकता है, सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइस के बिहेवियर की। तो प्राइस बिहेवियर में अगर हम सबसे पहले देखने की कोशिश करें तो हमें एक ये चैनल नज़र आता है। बिलीव मी, और भी चैनल लग सकते हैं यहाँ पे, करीबन 3 चैनल्स मैंने यहाँ पे लगाए, मगर सबसे रेलेवेंट यही था, तो इसी को हम देखते हैं। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें एक बार तो यहाँ पे इसको फॉलो नहीं किया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 2006-07 से लेकर 2020-21 तक ये मोर और लेस इसी में काम करता रहा है। अगर मैं इसको कैंडल स्टिक पे कर दूं तो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, मैं इस पार्ट को जूम कर देता हूँ, इसी पे ये सपोर्ट भी लेके गया था, दिखाई दे रहा है? ये जो आपको एरिया लो दिख रहे हैं वो इसी चैनल के सपोर्ट पे हैं, फिर हाई देख रहे हो आप इसी के रेजिस्टेंस पे है, तो उसी के हिसाब से ही हमने चैनल प्लॉट किया है और ये पूरा टाइम इसी में काम करता नजर आ रहा है। देख ही रहे हो आप कैसे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए आगे बढ़ता रहा है। तो अब इसकी रेलेवेंस क्या है, क्या हमें कैसे ये मदद करने वाला है आगे, उसको देख लेते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे,
एक्सटेंड करेंगे, यानी कि इसी को रिप्लिका ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे कि ऊपर के हमें चैनल कौन से नज़र आ रहे हैं। तो इसी को हमने अगर सेम पैरेलल वे में प्रोजेक्ट किया तो इसी के ऊपर एक और हमारे सामने ये चैनल आपको अब नज़र आ रहा है, देख रहे हो आप। यानी ये जो चैनल लगा था इसी के बेस पे हमने ये दूसरा चैनल ऊपर इसको प्रोजेक्ट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है, राइट। तो अब आपके सामने ये दो चैनल नज़र आ रहे हैं, साफ साफ आप देख रहे हो। एक बार इस चैनल के ऊपर आया था, कोशिश किया मगर नहीं टिका, लाइन चार्ट वापस कर देता हूं और अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस रेंज में, जो आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, इस हाफ रेंज में इस चैनल की ये अभी तक पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है। तो अब इसका क्या मीनिंग है, इसका और मीनिंग अच्छा समझ में आएगा जब आप इसके सब सेक्शंस को लगाओगे। तो ऊपर वाले के चैनल के, क्योंकि उसी में ये काम कर रहा है प्राइस इस वक्त, तो हम उसके सब सेक्शंस को लगा देते हैं। ये लगाते ही आपको पिक्चर इसकी क्लियर होती नजर आती है कि अभी आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेने आया था यहाँ पे, वो इसी के मिड लाइन पे आया था, सब सेक्शंस पे आया था। अभी आप देखते हो तो ये आपको नजर आता है ये पूरा टाइम इसके नीचे काम कर रहा था। फिर आप देखते हो कि अभी रिसेंटली मार्च अप्रैल में, ये माफ़ कीजिएगा, ये जनवरी में 2025 में ये इसी एरिया पे सपोर्ट ले गया है और ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया इस अपर चैनल के मिड लाइन पे ही आ रहा है, दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छे से ये चैनल फॉलो हो रहा है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि फ़िलहाल ये इसकी एक वाइड रेंज है जिसमें ये बिहेव कर रहा है, जिसका अपर एरिया 190-195 के आसपास है और लोअर एरिया करीबन 90 के आसपास है। और चीज़ों को देख लेते हैं वो हमें क्या दिखा रहे हैं। तो वॉल्यूम ने कोई खास हमें मदद नहीं की है। स्मार्ट मनी ने, जैसा आप देख पा रहे हो, ऑलरेडी 2018-19 से लेकर 2021 तक इसे भर लिया है। इसकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन वॉल्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इतनी चाल, इतनी तेज़ी 2003-04 में ही मिली थी वॉल्यूम्स में, और उसके बाद से आप देख रहे हो डिक्लाइन कर गया और अभी भी डिक्लाइन करता चला जा रहा है। यानी कि कोई भी इस वक्त इंटरेस्ट स्मार्ट मनी का नहीं है। मेन जो है पॉइंट है वो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने किसका चूज़ किया है, मेटल सेक्टर के अगेंस्ट चूज़ किया है, क्योंकि मेटल सेक्टर ही टाटा स्टील को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अब इसको देखते हैं तो हमें साफ इसकी पिक्चर नज़र आती है कि क्या हुआ है। लाइफ टाइम आपने इसने देखा है किस तरह से काम किया है, ये हमेशा परेशानी में रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये सपोर्ट जोन ये फॉलो करता रहा है, यानी बार बार ये थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म करने आया है, बार बार थोड़ा आउट परफॉर्म किया है, फिर अंडर परफॉर्मेंस, फिर आउट परफॉर्मेंस, और फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया है, 2015 से चले आ रहे इस सपोर्ट को इसने कहाँ ब्रेक कर दिया है, 2024 की जनवरी में, दिखाई दे रहा है। यानी 2024 जनवरी से ये एक अंडर परफॉर्मर सेगमेंट में है। हालांकि थोड़ी बहुत चाल रेड जोन में भी ऊपर ही आई है, यानी यहाँ थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस हमें ज़रूर देखने को मिली है 2025 में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये अंडर परफॉर्मर एरिया में ही रहा है। यानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस टाटा स्टील में जो पिछले कुछ साल भर से क्यों नहीं आ रही है, उसका ये जवाब आपको दे रहा है। तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि अभी फ़िलहाल ये हमें बता रहा है कि आने वाले महीनों में जब तक ये वापस से पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आ जाता, तब तक इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। और क्या बातें हैं इसमें, उसको समझ लेते हैं। ये हमने जो वीकली चार्ट की जो प्राइस के बिहेवियर को देखा वो तो आपको नज़र ही आया। ये हमारा जो मूविंग एवरेज है उसके बेस पे आप देखोगे तो आपको एक सपोर्ट भी मिल रहा है। कौन सा सपोर्ट मिल रहा है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट आप देख रहे हो, इसने कभी भी इसको ब्रेक नहीं किया है। कैंडल स्टिक पे दिखा दूं तो इसी पे बार बार ये सपोर्ट लेके भी गया है। अभी रिसेंटली आप मार्च अप्रैल 2025 में भी देख पा रहे हो किस तरीके से सपोर्ट लेके लो लगा के इस पे गया है, राइट। तो हमारे इस मूविंग एवरेज को अच्छे से फॉलो करता चला आ रहा है और आज की तारीख में ये एरिया आ रहा है 135 से 130 का 125 का जोन, राइट। सो 135 से 125 का ये जोन है और आप देख रहे हो यही जो जोन है वो हमारे इस बड़े चैनल का सब सेक्शन वाला एरिया भी है। देख रहे हो आप, वही एरिया है ये जिसमें पहले सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस और अब सपोर्ट की तरह काम करता चला आ रहा है। तो उस चैनल की इंपॉर्टेंस अभी हमें दिख रही है, यानी ये सपोर्ट 135 से 125 का काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें नज़र आ रहा है। यानी वीकली चार्ट को अगर समराइज़ करने की कोशिश करें तो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ओवरऑल अगर हम टाटा स्टील को देखते हैं, इसके पूरे ज़िंदगी को देखते हैं, तो ये हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में अच्छा ज़रूर कर सकता है, मगर आने वाले कुछ महीनों के लिए ये क्यों अभी परेशानी में पिछले कुछ महीनों से है, करीब 1 साल से, और आने वाले कुछ महीने भी ये क्यों परेशानी में रह सकता है अभी, वो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ने दिखाया। प्लस आपको ये प्राइस का चैनल का रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा है 190-195 के आसपास, जिसके आसपास अभी ये फिलहाल काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है ये हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। और क्या बातें हैं उसको समझ लेते हैं पहले छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ हमें क्या दिख रहा है।
ये आ गए हम लोग 2 डे के चार्ट पर। अब इस पे समझ लेते हैं क्या नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट को तो हमने देख ही लिया, राइट। अब 2 डे के चार्ट को देखते हैं तो हमें एक चीज़ साफ नज़र आती है कि अभी फ़िलहाल ये एक अच्छी तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ मंथ से। कहीं कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल वैसे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडन वे में देखें, इस पूरे प्राइस के बिहेवियर को देखें, तो हमें नज़र आता है कि एक चैनल में काम कर रहा है। कौन सा चैनल है ये? आपको साफ नज़र आ रहा है कि शुरुआती फेज़ में यहाँ फिर अगेन वीकली चार्ट की तरह, वीकली चैनल की तरह थोड़ा सा ऊपर गया, मगर वहाँ टिका नहीं, वापस आया, इसके ऊपर की सेक्शन में काम किया, फिर नीचे वाले में काम करता रहा, फिर ऊपर निकला एक बार जून 2024 में, जहाँ इसने एक बार आउट परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, मगर उस पर भी कामयाब नहीं हो पाया। और आप देख रहे हो तब से ये नीचे के रेंज में काम कर रहा था और अभी रिसेंटली कुछ दिनों में ये अपने इस रेंज को काट के ऊपर वाले हिस्से में आया है और रिजल्ट अभी आए हैं और कल न जाने कहाँ खुलने वाला है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव शो कर रहा है, राइट। यानी यहाँ से एक अच्छी चाल हमें बिल्कुल देखने को मिल सकती है। ये चैनल भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम RSI पे आते हैं तो जिस सपोर्ट की मैं बात कर रहा था आपको वीकली चार्ट पे, एक अच्छे ट्रायंगल में काम कर रहा था वीकली चार्ट पे, अगर यहाँ पे हम उस सपोर्ट को देखने की कोशिश करें तो ये वो एरिया नज़र आ रहा है। बेसिकली ऊपर से क्या रेजिस्टेंस था ट्रायंगल का, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। पॉइंट सपोर्ट जो था वो इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके सामने ये आ रहा है जो 2 डे पे अच्छा नज़र आ रहा है, राइट। अब अच्छे नज़र आने का मतलब क्या है? ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन वाइज देखें, अगर ये सपोर्ट एरिया इंटैक्ट रहता है तो ये अच्छा करता रह सकता है, क्योंकि ये इसके ऊपर कहाँ आ रहा है? 50-49 के ऊपर के एरिया में है ये, और 50 और 55 के ऊपर क्या होता है? ये बुलिश जोन होता है, और 60 के ऊपर तो एक्स्ट्रा बुलिश जोन होता है, थोड़ा तेजी वाला पॉइंट होता है, राइट। तो जो आप देख रहे हो पीछे ज़्यादा समय से नहीं था, आप देख ही रहे हो पूरा 2024 का कुछ हिस्सा 25 का थोड़ा नीचे वाली परेशानी में रहा, लेकिन अभी वो ऊपर के हिस्से में बार बार काम करने की कोशिश कर रहा है और ये सपोर्ट उसमें पूरी मदद करेगा। तो कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ये सपोर्ट प्राइस में कहाँ आ रहा है? ये सपोर्ट आ रहा है प्राइस में 165 से लेकर 160 के एरिया में, ठीक है। तो ये 165 से 160 का एरिया हमें फॉलो करना है। जब तक ये इन एरियाज़ के ऊपर है 165 से 160 का एरिया, तब तक ये अच्छा करता रह सकता है। ये हमें RSI फिलहाल बताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें कि 2 डे के चार्ट पर हमें क्या नज़र आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ नज़र आती है। आप देखते हो कि 2022 से लेकर आज तक सोचिए 3 ईयर्स हो गए हैं, ये अभी तक ये इस एरिया में काम कर रहा है। कौन से एरिया में? ये रेजिस्टेंस और ये रहा वो सपोर्ट। यानी कि जो आप देख रहे हो ये जोन एक ट्रायंगल के शेप में काम कर रहा है, जी हाँ। और इसके कारण ही आपको साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हमें 2022-23 के बाद एक तरफा तेज़ी क्यों देखने को नहीं मिली, बार बार करेक्शन प्राइस में क्यों आ रहा है। ये आपको अगर मैं प्राइस दिखाऊं, ये देखिए ये वही टाइम फ्रेम है, आप देख पा रहे हो कि गिरा, फिर रो के बढ़ा, फिर गिर गया और फिर रो के बढ़ रहा है। कोई इस तरह की तेज़ी आप देख रहे हो अभी इस वक्त आती नज़र नहीं आ रही, जो कि 2020-21 में हमें देखने को मिली। तो RS आपको यहाँ पे 2 डे का स्पेसिफिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्यों ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा पा रहा है। लास्ट 2-3 ईयर्स से बढ़ रहा है, लेकिन रो के घिस के बढ़ रहा है। वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये बार बार बुलिश जोन में जाता है, नीचे से एक बार थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आती है, लेकिन फिर ये वापस गिर जाता है इस तरीके से और अंडर परफॉर्म दोबारा करने लगता है। तो अब आप देख रहे हो ये किस जोन में आ गया है, इसकी जोन काफ़ी नैरो हो गई है और आने वाले कुछ महीनों में ये डिसीजन लेगा। जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे कहना चाहिए डेली चार्ट का वो यही है कि ये डिसीजन लेगा आने वाले कुछ महीनों में कि ये इसका ब्रेकआउट ऊपर देता है या इसका ब्रेकआउट नीचे देता है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट ऊपर देगा तो ये साफ बताएगा कि मेटल सेक्टर के अगेंस्ट ये काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस फिर हमें दिखा सकता है और उस केस में हमें एक ठीक ठाक बढ़िया तेज़ी टाटा स्टील में देखने को फिर बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट होता नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट नीचे भी हो सकता है और इसका मतलब जो अंडर परफॉर्मेंस अभी आपको थोड़ी दिख रही है, जो बार बार जो ये फॉल आ जा रहा है 20-30% का 40% का, ये फिर और गहराता नज़र आ सकता है, ये और ज़्यादा गिरता नज़र आ सकता है। और अगर गिरता नहीं है, क्योंकि ये तो अंडर परफॉर्मर इंडेक्स है ना, ये गिरने की गारंटी नहीं देता है, ये बताएगा कि मेटल सेक्टर के अगेंस्ट ये खराब करने वाला है। तो अगर मान लीजिए मेटल सेक्टर अच्छा भी करेगा तो ये उतना अच्छा शायद फिर ना कर सके, ये बताता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये काफ़ी आप कह सकते हो डिसाइसिव मोमेंट होगा इस टाटा स्टील के लिए। तो हम इस जोन को बिल्कुल ट्रैक करेंगे, कभी भी इससे ये बाहर आएगा हम ज़रूर आपको यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम्स क्या है। शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें वहीं से नज़र आई जिसको हमने आपको अभी तक
पॉइंट आउट नहीं किया है। तो चलते हैं सीधे पहले वीकली चार्ट पर, यहाँ आते हैं और उसी चैनल को वापस लगाते हैं तो आपको नज़र आता है कि इस चैनल में जो हमने रेजिस्टेंस की बात की थी कि ये 190 195 के आसपास काम कर रहा है, एक ये चैलेंज सामने दे सकता है क्योंकि पहले भी इस जोन से ये गिरा है, राइट। तो इस एरिया को अभी तक ये पार नहीं कर पाया है। मगर ये एरिया और इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है, इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम एक रिट्रेसमेंट को भी पॉइंट आउट करते हैं जिसको लगाकर हमें प्रोजेक्शन मिलता है एज ए एक्सटेंशन, जो मैं आपको लगा के ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली। जब हम इसको लगाते हैं, ये चैनल्स, ये मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, ये अगर हम इसको लगाते हैं तो आपको नज़र आ रहा है प्राइस पे, मैं इसको यहाँ पे जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से नज़र आएगा कि इसके अगर लेवल्स आप देखोगे तो 161% कहाँ आ रहा है, 133 135 के आसपास। उसके जस्ट ऊपर वाला लेवल अगर आप देखोगे तो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। मैं पहले ये पॉइंट आउट कर देता हूँ, फिर ये हटा देता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस वन दिख रहा है, ये क्या एरिया है, ये 261% है ये प्रोजेक्शन रिट्रेसमेंट का, और इसको आप देखते हो लेवल 207 का है। ये 207 लेवल कहाँ आ रहा है, वहीं आ रहा है जिसकी हमने बात की कि 190 95 के आसपास रेजिस्टेंस है और 205 210 के आसपास तो प्रोजेक्शन भी आ रहा है रिट्रेसमेंट का। तो यहाँ से भी ये एक लेवल हमें मिलता नज़र आ रहा है, यानी सपोर्ट के अगर मल्टीपल हमें जंक्शन एरिया मिल रहा है एज ए 130 135, तो वैसे ही हमें रेजिस्टेंस भी मिल रहा है 195 एंड 205 के आसपास। और ये कहाँ से मिल रहा है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टुडे चार्ट पर आप देखते हो, हम अगर इसमें अब ये जो फॉल आया है ना, ये दिस वन, ये जो अभी रिसेंट के फॉल आए थे 2022-23 में, इसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको नज़र आता है कि अभी ये क्यों अच्छा नहीं कर रहा है। ये इसका 161% ये दिख रहा है आपको, ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा, दिख रहा है कहाँ आ रहा है, ये भी 193 के आसपास आ रहा है। यानी ये अभी इस एरिया को क्यों पार नहीं कर पा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, इसका भी यही सेम रीज़न है, ठीक है। और इसके ऊपर का रेजिस्टेंस अगर और देखोगे आप तो फिर वो 260 के आसपास नज़र आ रहा है, नहीं वो काफ़ी दूर है, तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। अभी इमीडिएट प्रॉब्लम जो हमें नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है, 195 190 एंड वीकली के प्रोजेक्शन के हिसाब से 205 210, करेक्ट। अब 205 और 210 और कहाँ से आ रहा है लेवल, अगर उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये अगर थोड़ा सा जूम कर दें तो अभी कुछ हफ्तों से लेकर 1-2 मंथ्स की बात कर लेते हैं, उसमें आपको नज़र आता है ये पैटर्न क्या है, ये कैंडल स्टिक्स पे आपको ज़्यादा साफ नज़र आएगा। ये है राइजिंग वेज पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। हमारे लिए आज की तारीख में ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इसमें कुछ भी हो मगर इसमें 2 एरियाज ब्रेक नहीं करने चाहिए। पहला 165 से 160 का एरिया, ये बहुत ही नज़दीक एरिया है, बिल्कुल 5-7% नीचे आपको नज़र आ रहा है। कल कहाँ खुलेगा रिजल्ट के बाद वो मुझे नहीं पता है, आज तो 178.61 पे क्लोजिंग आई है, तो जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो ये एरिया 165 से 160 का एरिया, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ इस एरिया को अगर ब्रेक करेगा तो ये सिर्फ कोई लेवल नहीं है, RSI वाला, याद है ना, ये RSI का एरिया था। ये इस पैटर्न के कारण भी बहुत अच्छा एरिया है। अगर मैं वापस 2 डे पे आ जाऊँ तो ये आपको पैटर्न नज़र आ रहा है ना, इस कारण से भी अच्छा है। और ये लेवल ब्रेक करने के बाद ये हमें बताएगा कि पैटर्न फेल हो गया है, और पैटर्न फेल होने का मतलब होता है कि ज़्यादा केओस, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कतें। तो इसीलिए ये लेवल बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करने चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना है अगर इसे अच्छा करते रहना है तो। अगर इसे ये इंपॉर्टेंट हर्डल 190-95 एक ये जोन है, और दूसरा एक प्राइस के तौर पर आपने देख लिया 210 215 तक का जा सकता है, जो कि वीकली चार्ट का रिट्रेसमेंट का प्रोजेक्शन भी था, याद आ रहा है, दिस वन 205 से 215। अब वीकली का 205 का मतलब है वहाँ 2-3-5% का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। देख रहे हो ना आप, ये 133 का रेजिस्टेंस था, हाई तो लगाया है 148 का, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो 10-15 पॉइंट्स मैटर नहीं करते हैं वीकली चार्ट पर। तो इसीलिए आप समझ रहे हो ना इसको कैसे प्ले आउट कर सकता है। ये जो प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे वो यही है कि ये बिल्कुल हो सकता है कि अभी रिजल्ट के कारण या किसी भी रीज़न से ज़्यादा ये खिंच जाए 195, और आप कह सकते हो 210 215 उस तरफ हाई तो मार ले, लेकिन क्या वहाँ टिक रहा है, सबसे बड़ा सवाल हमें ये पूछना है और देखना है वहाँ प्राइस को। अगर टिक रहा है तो फिर ये अच्छा करता चला जाएगा, करेक्ट। कितना करता चला जाएगा उसको अभी बात करेंगे, लेकिन अगर नहीं टिका, पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, अगर वहाँ नहीं टिका और ये वापस आकर गलती से 165 160 का एरिया भी ब्रेक कर देता है तो आप ये समझ लो कि ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम में जा सकता है।
जी हाँ, वो कहाँ जा सकता है? सबसे पहला उसका टारगेट आएगा दिस जोन 135 से 125 डायरेक्ट। ये तो पहला बिल्कुल मिनिमम एरिया है जहाँ तक ये फिसलता नजर आएगा। यानी ऑलरेडी आपको कितनी ऊपर से मिल जाएगी, कल कहाँ खुलेगा उसको हम छोड़ देते हैं। आज की क्लोजिंग से भी मैं देख लूँ तो आपको ये जो प्राइस है ये दिखा रहा है करीब करीब 27-28% तक का फॉल, यानी 25 से 30% तक का फॉल भी हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है अगर 165-160 का एरिया ब्रेक कर गया तो। और प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, ये तो 25-30% का फॉल होगा, वहाँ पे एक हमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मगर उससे बड़ी प्रॉब्लम तब आएगी अगर ये वहाँ जाके भी नहीं रुक पाया तो, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सपोर्ट है, एक अच्छा एरिया है 125 से 135 का जोन। ये कट गया तो फिर कहाँ है अगला एरिया? कोई बीच में एरिया नहीं है, सीधे 100 सीधे 90 के एरिया की ओर ये फिर फिसल सकता है, यानी फिर आपको एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपने आई होप समझ लिया होगा कि यहाँ पे जो 2 मेजर एरियाज़ हैं उस पे हमें ध्यान रखना है। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमने समझ ली, अब कुछ अच्छी बात भी समझ लेते हैं कि आने वाले समय में 2027 और 28 तक हमें ये क्या दिखा रहा है। तो जो हमारी प्राइस की जो बिहेवियर है, सारी चीज़ें देखकर अगर हम इसका टारगेट निकालते हैं तो वो करीब करीब जो हमें आज नज़र आ रहा है, वो अगर इस प्रोजेक्शन के हिसाब से देखते हो आप, तो मैं आपको एक टारगेट दिखा देता हूँ जो इस प्रोजेक्शन के हिसाब से भी दिख रहा है। वो कौन सा एरिया है? वो है ये 325 330, यानी 300 प्लस का एक टारगेट तो हमें इमीडिएट दिख रहा है। यानी अगर 210 215 का एरिया पार करने में अगर कामयाब हो जाता है टाटा स्टील, तो आपको 300 प्लस के लेवल्स तो काफ़ी जल्दी देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। ये तो इमीडिएट टारगेट है, लेकिन ये जो 40-50% की चाल की हम बात कर रहे हैं आने वाले महीनों में, अगर लेवल ब्रेक करता है तो राइट, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमें दिख रहा है 2027-28 तक, वो हमें दिख रहा है करीब करीब ये एरिया जो आ रहा है करीब करीब 500 के आसपास। जी हाँ, वो यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कई जगह से ये लेवल हमें मिलता नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टारगेट एरिया बन सकता है, यानी 450-500 तक के टारगेट भी आपको 2027-28 तक देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए टाटा स्टील एक बहुत ही वेल डिज़र्व स्टॉक है, काउंटर है, लेकिन सवाल हमेशा ये होता है किस लेवल पे। क्योंकि अच्छा तो आपको याद है हमारा ज़ोमैटो इटर्नल भी था, अच्छा तो पेटीएम भी था, अच्छे तो कई स्टॉक रहे हैं राइट, लेकिन उनकी लिस्टिंग कहाँ हुई है याद रखिए, और वो कितना 70% 80% अपने लिस्टिंग एरिया से साफ हुए हैं पहले, याद आ रहा है। उसके बाद जाके उन्होंने कहीं अपनी उस जो ग्रोथ है उसके बेस पे रैली दी है, उसके बेस पे चाल दी है, करेक्ट। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कहाँ बाय कर रहे हैं। फंडामेंटल्स ज़रूर बताते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है या नहीं है, मगर टेक्निकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? वो आपको लेवल्स प्रोवाइड करता है कि कौन से एरिया हैं जहाँ पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके की बाइंग करनी चाहिए। तो आज अगर हम इस पूरे एनालिसिस को अगर समराइज़ करें, सभी चीज़ों को अगर कंपाइल करें, तो हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ओवरऑल टाटा स्टील ऑलरेडी एक ज़बरदस्त काउंटर है। अगर हमें मौका मिलता है तो 135-125 के एरिया पे वहाँ कुछ पार्शियली बाइंग करनी चाहिए, और अगर 90 या 100 के आसपास भी मिल गया तो वो तो बेस्ट एरियाज़ मुझे लगते हैं, वहाँ पे ज़रूर हमें बिल्कुल अपनी क्वांटिटी फुल कर लेनी चाहिए। उसके साथ फिर हमें इसमें बने रहना चाहिए। कल को फिर कोई इसमें प्रॉब्लम आए या कुछ होगा तो वो आगे फ्यूचर में हम लोग यहाँ जुड़े ही हैं, बात करते रहेंगे। मगर जिस तरह का ये स्टॉक है, जिस तरह की कहानी है, इसमें हम लोग बॉटम पिक करने की कोशिश ना करें। अच्छी करेक्शन आने पर हमें बिल्कुल इसमें ट्राई करना चाहिए, और कहीं 100 के आसपास मिल गया और 500 के टारगेट की हम लोग बात कर रहे हैं, 5 टाइम तक का रिटर्न यहाँ से फिर आपको मिल सकता है। सो ये फंडामेंटली साउंड स्टॉक टेक्निकली भी कितना अच्छा है हमने आपको आज बताने की कोशिश की है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसको किसी भी लेवल पे ट्राई क्यों नहीं करना है, क्यों इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि आने वाले समय में यहाँ से ये क्रूशियल टाइम में ये कैसे बिहेव कर रहा है। वो याद करिए रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बता रहा है, कुछ महीनों में डिसीजन लेगा वो कि ये आउट परफॉर्म करने वाला है या काफ़ी अंडर परफॉर्म करने वाला है, राइट। इसीलिए वो लेवल्स जो हमने आज शेयर किए हैं ध्यान रख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। प्राइस में कहीं अलर्ट डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप हो तो वो डाल के रखिएगा, ताकि आपको पता लगे अगर 160 का लेवल कटे तो हमें उसमें फिर नहीं होना चाहिए। अगर 130 के आसपास आता नज़र आए, कुछ क्वांटिटी हमें लेने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। 100 आ गया तो फिर
पूरा प्रयास हमें करना ही चाहिए इसको आने वाले सालों के लिए बना के रखने के लिए। आशा करता हूँ हमारी एनालिसिस, हमारी जो प्राइस बिहेवियर को देखने की, मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की और जो इसका पूरा जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करने की जो मैंने कोशिश की है वो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो इसे दूसरों से शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से, कॉलीग्स से, फैमिली मेम्बर से। इसकी क्या वैल्यू है वो अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार और वीडियोस को सर्च करने की कोशिश कीजिए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप देखें तो आपको पता लगेगा कि आपको इस तरह की एनालिसिस कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मैंने तो कोशिश की है, अगर आपको कोई मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उससे सीखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने और क्वालिटी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं और फिर एक स्टॉक या सेक्टर के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।